I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अभी मैं आ गया हूँ पृथ्वीराज चौहान के एरिया में। ये जो है ये तो मकबरा है किसी का आजम खान करके, लेकिन ये दिल्ली का दूसरा पुराना शहर है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और पृथ्वीराज चौहान की जो सल्तनत थी उसकी शुरुआत कुछ यहीं से हुई थी। पीछे उनका किला है पिथौरागढ़, अभी वहाँ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके का एरिया है दिल्ली का महरौली, पूरा जंगल से भरा हुआ एरिया आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो चौहान डायनेस्टी के एक महान राजा, आज उनके बारे में हम बात करेंगे बहुत सारी, और इतिहास के बारे में जानेंगे। कुछ इतिहास के पन्ने जो दबे हुए हैं, ये जगह दिल्ली में ही है और बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को आज बताने वाला हूँ, मिलाने वाला हूँ, इस जगह से रूबरू करवाने वाला हूँ और इसका इतिहास बताने वाला हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको और शुरू करते हैं इस मकबरे से। इस मकबरे का नाम है आजम खान मकबरा, जो कि है महरौली के जंगलों में। ये जंगल आप देख सकते हैं, पूरा घना जंगल चारों तरफ, और ये जर्जर दीवारें हैं आप देख सकते हैं, एकदम जर्जर दीवारें, बहुत जर्जर पड़ी हुई हैं। आप पूरा देखिए, और यहाँ पे लोग शूट करने भी आते हैं। देखो ये देखो आए हुए हैं। तो ये बहुत ही हिडन लोकेशन टाइप है। आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ, पीछे का एरिया भी दिखा देता हूँ एक बार। देखिए है बहुत ही हॉरर है, डरावना लग सकता है आपको। नीचे खाई है और ये ऐसा रास्ता है पूरा जंगल है भाई, बिल्कुल ही अलग लोकेशन है। दिल्ली की हिडन प्लेसेस में से एक आवाज़ गूंज रही है, आप देख सकते हो। ये अंदर मकबरा सा ये है, मस्जिद है, आई डोंट नो, ऐसा कुछ एरिया है। और पूरा ये पहाड़ी अरावली रेंज है एक्चुअली, ये पूरा अरावली रेंज है। यहाँ पे आप शांति से बैठ सकते हैं, बहुत शांत एरिया है, एकदम हवा चल रही है, बेहतरीन। चलिए दूसरे स्पॉट पे चलते हैं, फिर थोड़ी और ऐतिहासिक बातें करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। वहाँ से चल के हम आ गए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा अंदर, आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और आप लोग एक ऐसे ऐतिहासिक पन्ने से जुड़ेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। तो फाइनली भाई मैंने एंट्री कर ली है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। महरौली एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है, दिल्ली का दूसरा पुराना शहर कहा जाता है इसको। दिल्ली अलग अलग जगहों पे दिल्ली के मायने बदल जाते थे। शाहजहां के टाइम पे शाहजहानाबाद वाला दिल्ली था, अंग्रेजों के टाइम पे नई दिल्ली वाला एरिया दिल्ली था, और उसे क्या बोलते हैं, उसी तरीके से हर राजाओं ने दिल्ली, तुगलक के टाइम पे तुगलकाबाद वाला एरिया दिल्ली था। तो दिल्ली के नाम ऐसे ही बदलते रहे हैं समय समय पे। तो दिल्ली का दूसरा पुराना शहर महरौली, जहाँ पे अभी मैं हूँ, और ये है महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। इसको आर्कियोलॉजिकल पार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे संजो के रखी गई हैं। और बहुत सारे ऐसे राजा रहे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया, उनके बारे में, उनके जो किले हैं उनको संजो कर एक पूरा पार्क बना दिया है इन्होंने, बहुत बड़ा सा। मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ, अभी अंदर भी जाऊँगा। ये देखिए अंदर जो किले हैं बहुत टूटे हुए पड़े हुए हैं, कोई किसी के टाइम का है, कोई किसी के टाइम का है। ये बहुत पुराने किले हैं जिनके बारे में यहाँ पे मतलब बने हुए उनके कुछ पन्ने, यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐतिहासिक पन्ने अभी भी बचे हुए हैं। पहला जो स्पॉट है वो है जमाली कमाली मस्जिद, आप देख सकते हैं सामने। ये जो मस्जिद है ये एक पोएट हुआ करते थे, जो कि जिनका जो समय काल है वो लोधी तक रहा, वो लोधी से हुमायूं तक रहा। तो उनके ही नाम पे जमाली कमाली मस्जिद है। ये यहाँ पे एक कुआं सा, इसको शायद वजू खाना कहा करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वजू करते होंगे यहाँ पे। तो ये मस्जिद का एरिया है। ये पहला स्पॉट जो है आपको मिलेगा जमाली कमाली मस्जिद का। मेरे पीछे का जो आप किला ये देख रहे हैं, टूटा फूटा एरिया, ये है बलबन का टॉम। बलबन दिल्ली का 9 नंबर का सुल्तान था। इसने 1266 से लेकर 87 तक दिल्ली पर रूल किया। पहला जो सुल्तान था आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1192 में जिसने दिल्ली सुल्तनत की शुरुआत करी थी चौहान वंश के बाद।
तो ये हिस्ट्री थोड़ी सी रिवर्स चलेगी यहाँ पे, क्योंकि हम पीछे से आगे को चल रहे हैं। सबसे लास्ट में हम पहुंचेंगे पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू के पास। तो अभी हम आ गए हैं दिल्ली का 9वां सुल्तान, जिसका नाम था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। उसका राज 1266 से 87 तक रहा था। उसका एक टॉम्ब है, आप पीछे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बलबन के मकबरे के अवशेष। ये इस तरीके का है, पूरा ध्वस्त हो रखा है, आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ध्वस्त मकबरा। इतना बड़ा मकबरा करके करते क्या थे? इतना बड़ा मकबरा बनाने की क्या जरूरत थी यार। को बताया था ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ों को डेडिकेटेड होने वाला है। तो ऊपर जहाज जाते हुए दिख रहे हैं, आवाज़ आ रही, गड़गड़ाहट आ रही है। ये नीचे अभी मैंने आपको दिखाया, देखो आप देख सकते हैं अगर विजिबल हो तो। ये नीचे है बलबन की समाधि, और इतना बड़ा जो एरिया है इसको बलबन का मकबरा के नाम से जाना जाता है। हम शुरुआत में मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो बेसिकली गुजरात में हुआ था 1166 में। और वो चौहान वंश जो कि अजमेर पे रूल करता था, उनके पिताजी के बड़े पुत्र थे। और उनके पिताजी और माता जो थे उनको नाना जी के पास भेजते रहते थे। उनके नाना जो थे वो अनंगपाल तोमर थे। उनकी जो माता जी थी उनकी माता जी अनंगपाल तोमर जी, जो दिल्ली के फाउंडर कहे जाते हैं, उनकी इकलौती बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान पे शुरू से ही नज़र थी नाना जी की कि आगे चल के दिल्ली की सल्तनत ये संभालेगा। तो ये कुछ स्टोरी है स्टार्टिंग के दिनों की पृथ्वीराज चौहान जी की। आगे और भी बातें करेंगे। बीच में जब उनकी शिकस्त हुई तो उसके बाद ही यहाँ पे दिल्ली सुल्तान, जिनको सुल्तान बोलते थे, दिल्ली सुल्तानों का बोलबाला चालू हुआ। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, मैंने बताया। उसी श्रेणी में 9वें नंबर पे आता है गयासुद्दीन बलबन। तो उसी का नीचे है मकबरा। इस जगह पे आएंगे ना, आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा, क्योंकि पूरी हरी भरी जगह है। बच्चों के साथ भी लोग आते हैं, बहुत सारे कपल्स भी दिख जाते हैं यहाँ पे। एकदम हरा भरा जंगल तो है ही है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस एरिया है स्टोन कैफ़े। अभी देखता हूँ वहाँ पे कुछ देखते हैं कहाँ पे स्टोन कैफ़े, वो भी बहुत फेमस है, मैंने देखा। और आप देख सकते हैं, मतलब बाहर के भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही आते हैं, बाहर के भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बेहतरीन जगह है, जो कि एनवायरमेंटली बहुत रिच है। तो अंदर भाई आप देख सकते हैं, अंदर रोज़ गार्डन है, वहाँ भी काम चल रहा है, तो जाना अलाउड नहीं है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सैमसंग का कमाल है भाई, बिल्कुल पास ले आऊँगा मैं गुलाबों को, आप निश्चिंत रहिए। तो ये है रोज़ गार्डन, और जस्ट इधर आप जाएंगे तो इधर पड़ेगा स्टोन कैफ़े। यहाँ का बहुत मशहूर कैफ़े स्टोन कैफ़े। चलिए चाहे उसमें जाके कॉफ़ी पीऊँ, मैं कुछ खा पी के ज़रूर आऊँगा, भूख सी तो लगी है। और ये कुछ इस तरीके का हरा भरा सा एरिया है। फाइनली मैं आ गया हूँ स्टोन कैफ़े, द फेमस स्टोन कैफ़े के पास। और ये देखिए सामने फुहारे वगैरह से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये रात में बड़ा खूबसूरत लगता है, लाइट वाइट जलती है इधर, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। तो भाई यहाँ ना अंदर जाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं अंदर, ये बता रहे हैं। जैसे ये देखो, इधर लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। एक तो कैफ़े है, दूसरे मेटकॉफ गेस्ट हाउस है, और एक कोई म्यूज़ियम टाइप है। उसकी 50 रुपये की टिकट है पर पर्सन अंदर जाने की। तो टिकट मैंने ले ली है, अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको अंदर का। इसको भाई मेटकाफ बोलते हैं, मेटकाफ बोट हाउस बोलते हैं। लेकिन ये उस टाइम पे ना लोधी टाइम के की ये बिल्डिंग है, और उस टाइम पे एक मकबरा हुआ करता था एक कोई। ये आप पास से देख सकते हैं, फुहारा चल रहे हैं बढ़िया। तो इसको बाद में मेटकाफ जो था वो ब्रिटिशर था, उसने इसका नाम बदल दिया, मेटकाफ बोट हाउस कर दिया। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, उसका 600 रुपये है, मतलब इस पानी में 600 रुपये देने पड़ेंगे आपको बोटिंग करने के। छोड़ो चलो कहीं और चलते हैं, आगे चलते हैं।
भाई टुलिप तो यहाँ भी लगा हुआ है, बस पीला नहीं है, लाल है। सूख गए बेचारे, पानी नहीं मिल रहा यार इनको शायद प्रॉपर तरीके से। तो भाई यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, रीडिंग रूम है। इस साइड आप जाएंगे ना, इस साइड, तो आपको रीडिंग रूम मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे बैठ के। तो इस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं। ये मैप है, इस तरीके का मैप है। मैप में सब कुछ दर्शाया हुआ है। अब मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर से बात करते हैं आप लोगों से। तो फाइनली मैं आ गया वर्ल्ड फेमस स्टोन कैफ़े। अभी अगर आप दिल्ली के बेस्ट कैफ़ेज़ की बात करोगे, सामने कुतुब मीनार है, तो उनमें इसका नाम आता है। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ स्टोन कैफ़े में। और ये एक ऐसा कैफ़े है जो कि बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐतिहासिक प्लेस में घूमते घूमते कैफ़े में क्यों आ गया। उसका भाई रीज़न ये है कि देखो, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पिथौरागढ़ फोर्ट कहा जाता है। फोर्ट राय पिथौरा कहा जाता है। राय पिथौरा फोर्ट जो है ना, वो अब बचा नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके आसपास के सर्कल में बहुत लंबी एक दीवार है और उसके बीच में पूरा है महरौली आर्कियोलॉजिकल सर्वे। पृथ्वीराज चौहान जी की जो मूर्ति बनी हुई है, वो बनी हुई है आपका महरौली मेट्रो के पास। तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। इतिहास के बारे में बात भी करते रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा बीच में कुछ खाना वाना खा लेते हैं। पीछे ये कोई टॉम सा है, कोई मस्जिद लग रही है मुझे, मस्जिद है या टॉम है, आई डोंट नो। सामने कैफे है, तो कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर और चलते हैं। इतिहास की बातें तो चलती रहेंगी, पूरा इतिहास है और पूरा डिस्कस करूंगा आप लोगों को। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। फाइनली मैं इस कैफ़े में बैठ गया हूँ और इस कैफ़े का मेन्यू आप कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सस्ता नहीं है, महंगा है, ठीक ठाक रेट है। काफ़ी जगह के हिसाब से तो ठीक ही है, मतलब यहाँ पे तो ऐसा मिलेगा ही आपको। कुछ मंगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो वही फाइनली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये कुछ ऐसा सा एरिया है मेरे आसपास का, और मंगा लिया है मैंने यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता मंगाया है, ठीक है। और मंगाया है साथ में पेरी पेरी फ्राइज़। खाता हूँ फिर रिव्यू देता हूँ। साथ में मंगाया मसाला सोडा फ्रेश लाइन। तो आते हैं, पीते हैं, फिर चलते हैं दूसरे स्पॉट पे। खाने का भी रिव्यू दूंगा आपको लोग, यहाँ पे खाना कैसा है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना काम भी करते हैं और खाते पीते हैं। तो बहुत है यहाँ पे लोग, आप डेट पे भी आ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप आना चाहो तो इन मामलों में जगह काफ़ी अच्छी है। और रेट मैंने आपको दिखा दिया, मुझे थोड़ा महंगा लगा, बाकी ठीक ही है। तो खाते हैं, खाना देखते हैं, खाना अच्छा होना चाहिए और ये सब सही हो ही जाता है। भाई मैंने अल्फ्रेडो वेज मंगाया, पेरी पेरी फ्राइज़ मंगाए और ये फ्रेश लाइन सोडा मंगाया। रेट आप देख सकते हैं, महंगा है वैसे जनरली अगर आप देखा जाए, बाकी ठीक है, चलते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस होगा। ये आ गया अपना लेमन सोडा, देख सकते हैं। ये इन्होंने दिया है 189 का है भाई ये। तो भाई ये आ गया अपना पेरी पेरी फ्राइज़, ये दिया इन्होंने वाइट मेयोनीज के साथ। तो भाई ये आ गया अपना फ्राइज़। देखने में तो सर बहुत प्यार से किया है इन्होंने, रखा तो बहुत प्यार से, बाकी मैं खा के बताता हूँ आपको है कैसा। तो भाई यहाँ से खाना खा के निकल रहा हूँ। ये अननोन सर्कुलर अज्ञात वृत्ताकार स्मारक, ये जो वृत्ताकार स्मारक है, मतलब जिसके अंदर स्टोन कैफे है, ये एक अननोन प्लेस है, पता ही नहीं है किसी को क्या था। मतलब व्यू अच्छा आता है अगर आप बाहर बैठ के खाते हैं। ये पीछे का ऐसे कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है यार। क्या ऐतिहासिक चौहान साहब की हवेली है हमारे। उसके बाद इस पर बहुत सारे दूसरे राजा भी आए जिन्होंने राज किया। ये इस तरीके का स्मारक है सर्कुलर, इसका कुछ पता नहीं है किसने बनाया, ऐसा लिखा हुआ है। एरिया बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई इस कैफ़े को बाय बाय करते हुए, पीछे स्टोन कैफ़े है। खाने का रिव्यू मैं दे दूं, घटिया खाना था। कैफ़े के अंदर क्या ही बोलता, तो ओके था, ठीक है, लेकिन
मुझे अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, मतलब बेकार खाना था। खाना फिर भी मैं ओके कह दूं, लेकिन जो इनकी सर्विस थी पथेटिक। मतलब टिश्यू पेपर 5 बार मांगा फिर भी नहीं दिया, फिर बाद में काउंटर से मुझे लेना पड़ा। तो ऐसा सीन था। लेकिन हाँ, कैफे बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। और मेरे जस्ट पीछे है कुतुब मीनार, बिल्कुल पीछे कुतुब मीनार। यहाँ लोग आते बहुत हैं क्योंकि यहाँ पे इकलौता है और लोकेशन बहुत अच्छी है, और लाइट शो भी होता है रात में। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं, अपना इतिहास के पन्नों को कुरेदते हुए कहीं और कुछ और ऐतिहासिक बातें करते हैं। भाई जगह तो खूबसूरत है, फूल वूल खूब लगा रखे हैं। एक तो बसंत का महीना है, इस साइड भी देखो, दोनों साइड में तो बढ़िया फूल वूल लगा रखे हैं इन लोगों ने। आ रहा है भाई बेहतरीन व्यू, आप देख सकते हैं सामने है कुतुब मीनार। बढ़िया जगह आ गया यार मैं तो। मतलब ये जगह दिल्ली में ही है, पृथ्वीराज चौहान साहब का एरिया है ये। एक टाइम पे अपने यहाँ पे राजपूत डायनेस्टी हुआ करती थी। क्या खूबसूरत एरिया, और यहाँ पोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। देखते हैं सामने कुछ है, इधर चल के देखते हैं। तो भाई हम चौहान साहब की बातें कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान जी का जब थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, वो 12-13 साल के ही थे, तब अनंगपाल तोमर साहब ने, जो तोमर डायनेस्टी थी यहाँ पे दिल्ली में, इन्होंने बोला कि हम हमारा नाती है, इसको बुला लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत इनके हवाले कर दी गई, पृथ्वीराज चौहान साहब के हवाले। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इतने बलशाली राजा थे, हालांकि इनका जो देहांत है काफ़ी कम उम्र में हुआ, और वो भी बड़ा मिस्टेरिकल है, किसी को पता नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसे क्या बोलते हैं, ये जब दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई, और ये अपना सल्तनत बहुत अच्छे से चला रहे थे। तभी क्या होता है, एक गजनी करके जो एरिया है अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ का जो वो था, उसे क्या बोलते हैं, सुल्तान बोलते थे उस टाइम पे वहाँ पे। तो गजनी का सुल्तान उन पे 17-18 बार अटैक करता है, मतलब जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। 17 या 18 बार उसने अटैक किया, और हर बार उसको पृथ्वीराज चौहान ने शिकस्त दी, हरा दिया। और उसे क्या बोलते हैं, फिर उसने अंदर घुस के अटैक किया। 1191 में अटैक किया था उसने, वो तराइन वाला एरिया है, तराइन का पहला युद्ध। वहाँ पे उस जान बचाकर भागा। हर बार खासियत थी, जा 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 से, तेरे बस की ना हमसे लड़ना। हर बार उन्होंने उसको बख्श दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। इसी बीच एक नई स्टोरी पनपती है, क्योंकि जो दिल्ली पे जिसकी पावर होगी वही बनेगा सुल्तान हिंद, ये चलता आ रहा था। तो राजा जयचंद जो थे, जयचंद राठौर, उनकी नीयत थी दिल्ली की गद्दी पे। पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि राजा जयचंद जो हैं वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे। तो चलिए सारी बातें करेंगे अभी, और भी बहुत सारी स्टोरी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। दूसरे स्पॉट पे चलते हैं, फिर वहाँ कुछ और बातें करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी की। यहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है, मेहरौली इंटरनेशनल सेंटर के नाम से। देखते हैं अंदर कुछ म्यूज़ियम में होता है, तो अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो ये दीवार सी दिख रही है, यही है राय पिथौरा की दीवार। और ये पूरा ऐसे सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है जिसमें फैली हुई है। तो यही थी पृथ्वीराज चौहान जी का किला है ऐसा। तो हाँ, मैं बात कर रहा था आप लोगों को, चौहान साहब को दिल्ली के तख्त पे बिठाया गया। 1177 के आसपास का वो टाइम था। बहुत अच्छा सल्तनत चला रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे जयचंद खुद भी बनना चाहते थे। वो कन्नौज के राजा थे। उनकी एक बेटी थी, संयोजिता नाम था आई थिंक। तो उसके और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग हो गया होगा उस टाइम पे। तो उसने पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जत करने के लिए साजिश रची। साजिश ऐसी रची कि उसने बोला कि उसे क्या बोलते हैं, मैं अपने बेटे का एक स्वयंवर करवाऊंगा, और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज जी को इनवाइट भी नहीं किया गया, जबकि उसको पता था कि पृथ्वीराज चौहान जी पसंद करते हैं उनकी पुत्री संयोगिता को। संयोजिता या संयोगिता दोनों नाम लिखे मिलते हैं। तो
जब उसने इनको इनवाइट भी नहीं किया और उसने बेइज्जत करने के लिए और क्या किया, अपने जो स्वयंवर था, उस स्वयंवर में क्या होता था, पहले जो क्षत्रिय महिलाएं होती थी उनको अपना वर चुनने की पूरी आज़ादी होती थी, वो अपने मर्जी से चुन सकती थी अपना वर। तो जो उसे क्या बोलते हैं, संयोगिता जी थी, उनके सामने कई सारे राजा आए और जिनके गले में वो माला डाल दें उससे उसका विवाह हो जाएगा, ये माना जाता था। तो ये जो जयचंद था, इसने पृथ्वीराज चौहान जी को बेइज्जत करने के लिए इनकी स्टैचू बना दी और स्टैचू को पहरेदार के रूप में दिखाया, मतलब गेट पे खड़ा एक पहरेदार दर्शा दिया, मतलब इस लेवल की बेइज्जती करी जयचंद ने। लेकिन जब संयोगिता ने देखा चारों तरफ तो वो पृथ्वीराज जी नहीं दिखे, उन्हें पता था वो नहीं है, तो उन्होंने माला पहना दिया उस मूर्ति को, वो जो बनी हुई थी, उसे क्या बोलते हैं, स्टैचू बनी हुई थी पृथ्वीराज की। और ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान उस मूर्ति के पीछे ही कहीं पे खड़े हुए थे और वो फिर वहाँ से संयोगिता को लेकर चले आते हैं दिल्ली। और पूरी बड़ी लंबी कतार में जो सेना थी उसकी, राठौर की, वो पीछा करती, जयचंद राठौर उसका नाम था पूरा, राजा जयचंद की सेना पीछा करती पृथ्वीराज का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी को पकड़ नहीं पाती है। तो इस तरीके से संयोगिता जी का और इनका विवाह हो जाता है। आगे की स्टोरी और बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। ये पीछे जो मेरे इमारत देख रहे हैं, कोई टॉम सा लग रहा है, ये मुस्लिम आर्किटेक्ट को प्रेजेंट करता है, क्योंकि 1192 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत पे मुस्लिम समुदाय का कब्जा हो गया था। तो ये गुलाम वंश से ही जुड़े हुए होंगे या कोई खिलजी वंश के होंगे। पहला वंश जो था गुलाम वंश का था। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था गौरी का। उस पर भी बात करेंगे हम आगे वीडियो में। से ही थोड़ा सा उतरेंगे, इधर साइड को आएंगे ना, रीडिंग रूम जो लिखा हुआ था, इधर लाइब्रेरी भी है, तो आप आ सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ सकते हैं। एरिया काफ़ी खूबसूरत है, आप पूरा नेचर से भरा हुआ। देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, शायद आपको सुनाई दे, तो ये नेचुरल आवाज़ ना सुनने को मिलेगी आपको यहाँ पे। चलते चलते मैं जिस जगह पे आ गया हूँ ना, ये बहुत ही पुरानी है। ये वही पुरानी जर्जर दीवारें हैं जो कि तोमर वंश, उसके बाद चौहान वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश से पहले आया आपका गुलाम वंश, सारे वंश यहाँ पर आए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह हुआ करती थी। आप यहाँ से व्यू देखो कुतुब मीनार का क्या आ रहा है, और ये ऊपर का मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर का देखो आप, इधर का व्यू, ये भी बहुत खतरनाक आ रहा है भाई, लिटरली मज़ा आ रहा है देख के यहाँ पे रियल में। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था चौहान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा बढ़ते हैं। संयोगिता जी से जब शादी कर वो ले आए संयोगिता जी को, तो ऑब्वियस ही बात है, जो राजा जयचंद था वो दुश्मन तो हो ही गया था। अब उसने बदला लेने के लिए बहुत बार युद्ध किया, लेकिन एक भी बार नहीं जीता। कुछ 4-5 लाख की सेना थी चौहान साहब के पास, एक भी युद्ध वो नहीं जीत पाया। तब उसने साजिशें करनी शुरू कर दी। इधर आप देखें 7वीं शताब्दी से ही दक्षिण से जो है, वेस्ट से जो है वो अटैक होने शुरू हो गए थे हिंदुस्तान की धरती पर। मोहम्मद बिन कासिम पहला वो इन्वेडर था जिसने इंडिया पर अटैक किया था। 7वीं शताब्दी से लेकर 1191 तक मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में एंटर नहीं कर पाए। और वो कहावत है ना कि राजपूत तराइन के हार गए 92 में, मुस्लिम इन्वेडर्स तमिलनाडु तक पहुंच गए थे अगले 100 सालों में। पूरे 400-500 साल तक पूरे राजस्थान ने रोक के रखा था सारे इन्वेडर्स को। तो हाँ, ऐसे ही अटैक ये करता रहा, लेकिन एक भी बार नहीं जीता। फिर क्या होता है, गौरी इस बार बहुत बड़ी सेना के साथ अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पे। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत लोगों से मदद भी मांगते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध था वो 1192। बहुत सारे राजपूत राजाओं से वो मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी राजा मदद करने के लिए नहीं आता है। पर आपको जान के हैरानी होगी, राजा जयचंद अपनी सेना भेजता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अपनी सेना भेजता है, कुछ वो उसकी सेना होती है 1-1.5 लाख की, वो पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए भेजता है राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के अगेंस्ट। आगे कहानी आगे बताऊंगा, अभी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे चलते हैं, फिर वहां बात करते हैं। भाई ये गोल गोल सा गुम्बद सा कुछ दिख रहा है, अब है क्या पता नहीं। ऊपर जाके देखूं ना देखूं, चढ़ूं ना चढ़ूं, जंगल सा ही है। बाकी देखता हूँ यार, कहीं से कुछ चढ़ने वढ़ने का रास्ता होगा तो ऊपर चढ़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये पूरा जंगल का एरिया तो है ही है, देखो सब
जंगल ही है। हाँ पूरा देखो सब खंडहर पड़ी हैं, बिल्डिंगें, पूरा ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क पूरा जंगल में ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ऐसा है। इधर शायद चढ़ने का भी है, इस पर कुछ होता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कुतुब मीनार की एंट्री, ये सामने इधर से होती है कुतुब मीनार की एंट्री, क्योंकि सामने ही आपका कुतुब मीनार है। मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आप इधर से देख सकते हैं। ये है चढ़ने का, तो कुछ लिखा भी हुआ है सामने, देखते हैं इसमें पढ़ते हैं है क्या चीज़ें। ऐसा है कुछ, इधर पढ़ता हूँ क्या है। मेटकाफ्स फॉली, चार्ल्स भारत के गवर्नर जनरल कुली खां के मकबरे का इस्तेमाल एक एकांतवास के रूप में किया गया और उन्होंने इस 2 बेहतरीन ढांचों का निर्माण किया ताकि उत्तरी दिशा में औसे जैसे ढांचे स्थापित किया जा सके। यार मेटकाफ थे, उन्होंने ही बनवाया था इसको, जो गवर्नर थे, कुछ ऐसा ही है। नॉर्मल सा ढांचा बना रखा है इन्होंने। भाई दूर से तो लग रहा था बेर है, लेकिन ये पास में पता नहीं कौन से फल लग रहे हैं। कोई जड़ी बूटी सी लग रही है, वैसे नींबू सा लग रहा था मुझे, लेकिन ये कुछ और ही है। पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है ये। देखो भाई, जिसको पता हो कमेंट में बताओ मुझे। यहाँ पर आकर ना आप बैठ भी सकते हो, बैठने बैठने का है। पीछे देखो एक गंदे पानी की छिट्टी आ रही है, हालांकि मुझ पे ये पानी गंदा हो रखा है। पीछे का स्टोन कैफे है और पीछे वो कुतुब मीनार है। अच्छा लगता होगा यहाँ पे, रात में लाइट वाइट शो होता है, उधर कुतुब मीनार जगमगाता है और इधर अपना ये स्टोन कैफे जगमगाता है, तो रात में काफी अच्छा लगता होगा। अभी भी अच्छा लग रहा है वैसे तो मुझे तो अभी भी अच्छा लग रहा है। बाकी चलते हैं किसी दूसरे स्पॉट पे, यहाँ से निकल के फिर वहाँ का भी दिखाता हूँ, बात करेंगे और चौहान साहब की थोड़ी बहुत। तो भाई मैं ना पहाड़ी पे चढ़ के ट्रैकिंग करके लंबी सी, देख रहे हो अब नीचे ज़मीन कितनी नीचे, इस अरावली के चट्टान पे आ गया हूँ फाइनली। ये कुछ ऐसा सा स्पॉट है, पता नहीं क्या ये, फांसी घर लग रहा है मुझे तो देखने में। बच्चे हैं बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ तो चौहान साहब की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ, आप लोगों को और भी दिखाता हूँ आसपास का। चौहान साहब जो अब अटैक होने लगे थे, जब अटैक बढ़ गए, ये था राठौर था, इसने बोला कि हम अपनी सेना भेजेंगे आपकी तरफ से। सर बहुत सारे राजपूत राजाओं ने मना कर दिया था। मना करने का रीज़न ये था, बताया जाता है जब संयोगिता का विवाह हो रहा था, मतलब जो स्वयंवर था, उसमें बहुत सारे राजपूत राजा आए थे और जो पृथ्वीराज चौहान साहब थे ये उन संयोगिता को उठा के लेके गए थे। तो बहुत सारे राजपूत राजाओं को लगा कि ये तो बेइज्जती वाली बात है यार हमारी, तो ये भी एक कारण है कि उन्होंने साथ नहीं दिया था। अब आता है 1192, फिर से युद्ध होता है। जयचंद अपनी सेना देता है बहुत हद तक भाई पृथ्वीराज चौहान को, 1.5 लाख की, लेकिन वो गद्दार सेना पृथ्वीराज की सेना से ही भिड़ जाती है और फाइनली तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान साहब हार जाते हैं और इनको किडनैप करके मोहम्मद गौरी लेकर चला जाता है अपना गजनी। तो इस तरीके से वो जब लेकर चला जाता है वहाँ पे और दिल्ली की तख्त पे, फाइनली उस टाइम पे तो राज नहीं हुआ था। गजनी की मृत्यु कैसे होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो गजनी में उसकी मृत्यु कैसे होती है गौरी की, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जब यहाँ से लेकर चला जाता है तो उन पर बहुत यातनाएं करी जाती है। इनकी आँखों में उससे क्या बोलते हैं, कांच पिघलाकर डाल देता है, अंधा कर देता है इनको। तो इस तरीके से यातनाएं करता है। आगे का जो पार्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ इस आसपास के एरिया को। के बाद की जो स्टोरी है भाई कुछ यूं है कि वो गजनी में बैठा होता है गौरी। गजनी कैपिटल हुआ करता था उस समय अफगानिस्तान का, तो काबुल के पास वाले एरिया को गजनी कहते थे। तो वहाँ पे बैठा होता है अपनी कैपिटल में, बोलता है मैं उस जाबाज हिंदुस्तानी राजपूत को आज उठा लाया जिसने मुझे 18 बार युद्ध में हराया, हर बार जान बख्शती थी। चौहान साहब कहते थे अरे जा, युद्ध का वसूल होता है, मैं नियत्थे पे अटैक नहीं करता लेकिन अब ये गलती थी, मैं कहूँगा गलती थी। युद्ध में ऐसा नहीं करना चाहिए था चौहान साहब को। लेकिन गजनी में बैठा हुआ तुर्क था बेसिकली मोहम्मद गौरी, वो ये बिल्कुल भी नहीं करता। वो इनको मारने वाला होता है। तभी जो इनके साथ थे, इनके बचपन के मित्र चंद बरदाई जिनको बोलते हैं, इनके दोस्त भी थे चंद बरदाई, बचपन के मित्र भी थे और वो तोमर थे।
चंद बरदाई भी राजघराने के थे, ब्राह्मण परिवार के नहीं थे, राजघराने के तोमर थे। तो चंद बरदाई जो थे उन्होंने बोला गौरी से, अरे सुल्तान ये शब्द भेदी बाण मार लेते हैं, जहाँ आवाज होगी वहाँ खटाक मारेंगे, तो चाहो तो आप ये सीख सकते हो कला इनसे। तो कहता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है इसकी तो आंखें फोड़ दी मैंने। तो उनकी आंखें तो फोड़ दी होती हैं गौरी ने। मजाक बनाता है गौरी, भाई महफिल लगती है पूरी, वहाँ पे एक बकरा रखा जाता है छोटा सा, बोलता है चंद बरदाई कहते हैं जैसे ही बकरा बोलेगा वैसे ही बकरे के मुंह में तीर मार देंगे, इतना इनमें ज्ञान है बाण चलाने का, शब्द भेदी कला ऐसी होती है। तो भाई जब ये सिनेरियो चल रहा होता है तो उस टाइम पर होता क्या है चंद बरदाई कवि तो थे, राष्ट्र कवि थे चौहान वंश के। तो एक श्लोक पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान सुल्तान की लोकेशन बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो उस समय कवि की और बताते हैं पृथ्वीराज चौहान एक बाण मारते हैं, खड़ाक गौरी का सर धड़ से अलग हो जाता है। इस तरीके से गौरी की मृत्यु होती है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दोनों एक दूसरे का गला काट लेते हैं। कौन? चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान, इनकी ये डील होती है आपस में। तो इसके बाद की जो स्टोरी है ना, इसके बाद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था उसका, मोहम्मद गौरी का, तो वो बैठता है राजगद्दी पे और तब से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। और उसके 100 साल के भीतर मुस्लिम साम्राज्य जो है, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, वो तमिल तक फैल जाते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि राजपूत 500 साल तक रोके रहे और राजपूत तराइन के हार गए, मुस्लिम्स इन्वेडर्स या बाहर के जितने आक्रांता थे वो तमिल तक पहुंच गए। तो ये है चौहान साहब के बारे में। और बताइएगा ये प्लेस आपको कैसा लगा। बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है, बहुत अच्छी लोकेशन है, जंगलों में है, हरा भरा एरिया है पूरा। यार जो पृथ्वीराज चौहान साहब की मूर्ति है, जहाँ पे अक्षय कुमार भी गया था, वो मालवीय नगर वाले एरिया में। ये असल में राय पिथौरागढ़ जो किला है बहुत लंबा है, तो मालवीय नगर वाले एरिया में है। वहाँ मैं आज नहीं जा पाऊँगा, उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो करूँगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ये किला राय पिथौरा बहुत बड़ा है, अभी इसके चारों तरफ की जो दीवार है उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर हैं, जितने भी मैंने आपको दिखाए ये सारे इसके अंदर ही स्ट्रक्चर हैं। तो उसमें आपको मुस्लिम कल्चर भी मिलेगा बहुत देखने को, क्योंकि उसके आगे के जितने इन्वेडर्स थे, जितने राजा हुए जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, वो सारे मुस्लिम थे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप बताइएगा आपको एक वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ दीजिए। बस इतना ही आपका साथ चाहिए, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट, बस इतना कर दीजिए। और एक शेयर कर देंगे तो और शुक्रिया आपका। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।